सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में आनुवांशिक रोग पढ़ने हमने स्टार्ट किए थे और आनुवांशिक रोगों का वर्गीकरण किया था। जेनेटिक डिसऑर्डर का हमने वर्गीकरण किया था कि या तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या फिर संरचना में परिवर्तन। संख्या में परिवर्तन से हमने देखा लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन है या अलिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन है। फिर हमने ये देखा संरचना में परिवर्तन कि संरचना में परिवर्तन किस में हो रहा है, ये जो कायिक गुणसूत्र 44 है इनमें हो रहा है या फिर लिंग गुणसूत्रों में हो रहा है। भाई 46 जो होते हैं अपन ने बात भी की, ये नर में 46 तो ये हैं और मादा में ये हैं। तो अब ये जो अलग अलग नर और मादा में ये अपन ने देखे 46 गुणसूत्र, इनकी संख्या में या फिर इनकी संरचना में परिवर्तन से जो रोग होते उनकी हमने वर्गीकरण देखा, कुछ रोगों के नाम भी लिखे थे। अब हम आगे इनको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। पहले हम संख्या में परिवर्तन की बात करते हैं। तो पहला अपना हेडिंग आ जाएंगे कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले आनुवांशिक रोग। भाई हमारा टॉपिक चल रहा था मानव स्वास्थ्य, और इस मानव स्वास्थ्य या ह्यूमन हेल्थ में हमने संक्रामक रोग पढ़ लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं आनुवांशिक रोगों की। आनुवांशिक रोगों की बात कर रहे थे। परिभाषा अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे रोग जो जन्म से ही बच्चे में उपस्थित हो, जो माता पिता से बच्चों में आते हों, या फिर आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन होने से होने वाले जो रोग होते क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर। आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें देखते हैं। देखो पहले एक बार इसकी संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोगों की बात कर रहे हैं हम। पहले हैं जो कि गुणसूत्र क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन, चेंज इन नंबर, अब संख्या में परिवर्तन के लिए कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं, ये शब्द ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये शब्द आ जाते हैं। जैसे हमने बात की सामान्य गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? सामान्य संख्या 46। गुणसूत्रों की सामान्य संख्या पूरा लिख दूं, गुणसूत्रों की सामान्य संख्या 46। अब देखो, या तो हम करते हैं कमी या करते हैं वृद्धि। क्या क्या कहेंगे उनके लिए कुछ टर्म्स हैं, ये ध्यान रखना है, कुछ शब्द हैं। वृद्धि, या अधिकता हो गई। भाई 46 से 47 हो गए, 48 हो गए। और दूसरी तरफ लिख रहा हूं कमी, 46 की बजाय 45 हो गए, 44 रह गए। तो इसमें हमने क्या कहा कि अगर अधिकता एक गुणसूत्र की हो गई, एक गुणसूत्र की
यानी टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, यानी अब कितने हो जाएंगे गुणसूत्र, 46 की बजाय कितने हो गए 47। और अगर मैं बात करूं वृद्धि 2 गुणसूत्रों की हो गई, 2 गुणसूत्रों की वृद्धि हो गई, यानी 46 की बजाय कितने हो जाएंगे 48, 48। तो इनके नाम देखते हैं। एक की वृद्धि होना इसे कहते हैं ट्राइसोमी। एक गुणसूत्र बढ़ गया इसे कहेंगे ट्राइसोमी, और अगर 2 गुणसूत्र बढ़ गए तो इसे कहेंगे टेट्रासोमी कहते। ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। एक गुणसूत्र बढ़ गया, जैसे अपन ने कल बात की, अब मैं थोड़ा आपको याद दिला रहा हूं कल वाली क्लास। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी थी, 21वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा था, किसमें, डाउन में, डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा। तो इसे अब इस लैंग्वेज में क्या कहेंगे ये बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब क्या है, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा होना। तो जब एक गुणसूत्र बढ़ गया तो इसे क्या कह दिया ट्राइसोमी। और अगर कोई 2 गुणसूत्र बढ़ जाए संख्या में, जैसे अगर फीमेल 44 प्लस XX होती है, अगर इसमें ये 2X एक्स्ट्रा आ गए, आ सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, तो जब 2 गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गए तो इसको क्या कह देंगे टेट्रासोमी कह देंगे। और कौन से गुणसूत्र की टेट्रासोमी हुई, X की हुई है। अगर एक X बढ़ता तो क्या कह देता है X गुणसूत्र की ट्राइसोमी। एक Y गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाए, Y गुणसूत्र की ट्राइसोमी। 2 Y एक्स्ट्रा आ गए तो क्या कहेंगे Y गुणसूत्र की टेट्रासोमी कह देंगे। कल हमने पढ़ा था डाउन, पटायु और एडवर्ड सिंड्रोम भी पढ़ा था, लिखा था अपन ने भाई, ये तो लिखा था ना कि कौन कौन से गुणसूत्र से होते हैं, कौन से गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। तो डाउन को अब देखो थोड़ा सा इस लैंग्वेज में बोलेंगे कि डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। यानी अब आपको कहने की जरूरत नहीं है कि एक एक्स्ट्रा होगा, आपने बोल दिया ना ट्राइसोमी, इसका मतलब क्या है, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी। टोटल 47 और टोटल कितने हो गए 2, 48, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। अब देखते हैं कमी को भी देख लें भाई, कमी के लिए भी कुछ शब्द यूज करने पड़ेंगे। तो देखें, अगर एक गुणसूत्र की कमी हो गई, एक गुणसूत्र की कमी हो गई तो कितने हो गए गुणसूत्र टोटल, अब कितने बचे, 46 से एक कम हो गया, कितने बच गए 45। और अगर 2 गुणसूत्रों की कमी हो गई, दो क्रोमोसोम्स या 2 गुणसूत्रों की कमी हो गई, तो अब इसे कितना 46 में से 2 गए, कितने बच गए 44, 44। इनके नाम भी देख लेते हैं, क्या कहेंगे इनको। जब एक की कमी होगी तो उसे कहेंगे मोनोसोमी, और जब 2 की कमी होगी उसे कह देंगे नलीसोमी। मोनोसोमी, नलीसोमी, ये क्या है, एक की कमी हो गई। जैसे देखो टर्नर सिंड्रोम की बात करता हूं, टर्नर सिंड्रोम में कल अपन ने बात की थी X0, यानी ऐसी मादा जिसमें एक X गुणसूत्र अनुपस्थित था या एक X गुणसूत्र की कमी हो गई। तो कमी होते ही, एक की कमी है ना, एक की कमी को क्या कह देंगे, एक गुणसूत्र की कमी है तो उसको क्या कह देंगे मोनोसोमी। कौन से गुणसूत्र की कमी हुई है, X की हुई है, तो क्या कह देंगे
कि टर्नर सिंड्रोम में, वो वाला ऊपर वाला, टर्नर सिंड्रोम में मादा के शरीर में या मादा की कोशिका में एक एक्स गुणसूत्र की कमी, नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी दिखाई देती है। दो कम हो जाते हैं ना, ऐसे बच्चे ज्यादातर गर्भ अवस्था में मर जाते हैं। इसलिए नलीसोमी के कोई बहुत ज्यादा उदाहरण हमारे पास है भी नहीं। बच्चा गर्भावस्था में मर जाता है, फैटल होते हैं, घातक होती है दो की कमी। एक वाला तो फिर भी सरवाइव कर गया, और ये हमने देखा टर्नर सिंड्रोम में, हमने देखा बहुत अच्छे से। तो ये आगे मैं नाम सीधा यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, क्योंकि जब मैं टर्नर सिंड्रोम पढ़ाऊंगा सीधा ये लिखूंगा कि ऐसी मादाओं में एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम में मैं सीधा लिखवाऊंगा 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, कमी है, अधिकता है। अब ये अपन ने पढ़ लिया, ये चार नाम थोड़े से ध्यान रखना, थोड़े नए नए नाम हैं, कोई बात नहीं, दो चार बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। तो आनुवांशिक रोग देखा अपन, पहले देख रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, देख लिया कि इन परिवर्तनों को नाम क्या क्या देना है, ये तो देख लिया। अब मैं पहले पढ़ाने जा रहा हूं आपको गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन। पहले अपन देखते हैं कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, यानी ये जो 44 प्लस XY या 44 प्लस XX है, 44 गुणसूत्र जो होते पहले 44, उनमें अगर परिवर्तन हो रहा है, यानी कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से बात करते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से पहला मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसमें ए लिख देता हूं, कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, भाई कायिक समझ तो गए ना। कल बताया था ना आपको कि हमारे जो शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो 44 है। दो जो है XY या मादा में बात करूँ तो XX, ये हमारे लिंग का निर्धारण करते। बाकी 44 हमारे पूरे शरीर के जो जो भी फीचर्स दिख रहे हैं उन सब का निर्धारण करते हैं बाकी वाले गुणसूत्र। तो चलो उन 44 गुणसूत्र में जब संख्या में परिवर्तन होगा, अपन ने कल रोग भी देखे थे, डाउन, एडवर्ड और पटायु, लिखवा रहा हूं उनको ही। तो पहला लिखवा रहा हूं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ब्रैकेट में लिख दूं क्या कंडीशन होगी, सभी रोगों के ब्रैकेट में डिफरेंट कलर में लिख दूंगा ताकि आप रिवाइज करो तो एक लाइन में आपको ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही होती है जहां से क्वेश्चन बनता है। बाकी और भी चीजें अपन लिखते हैं नीचे। डाउन सिंड्रोम में ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। अब देखो, अब आपको एग्जाम में भी आया ना ट्राइसोमी, अब वो नहीं कि सर एक की कमी हो रही है, दो की कमी। अब अपन पिछली स्लाइड में इतना टाइम उसको अपन ने इसीलिए दिया। अब सीधा लिखा है मैंने 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, एक 21वें की एक एक्स्ट्रा कॉपी है। चलो अब बात कर लेता हूं थोड़ा डाउन सिंड्रोम के बारे में। अच्छा एक और बात पूछता हूं, देखो कई रोगों के लिए हम सिंड्रोम शब्द यूज करते हैं और कईयों के लिए केवल रोग लिखते हैं, ऐसा क्यों? थोड़ा सोचें इसके बारे में कि कुछ को तो हम सिंड्रोम कहते हैं और कुछ को केवल रोग कहते थे, ऐसा क्यों? पहले ही बता दूं एक चीज, क्योंकि कईयों के दिमाग में आता है कि सर जो आनुवांशिक रोग होते हैं वो सिंड्रोम, और जो आनुवांशिक रोग नहीं होते उनको सामान्य रोग कह देते हैं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं ना। आनुवांशिक तो नहीं है, वो संक्रमित व्यक्ति से भी फैलता है, वो तो संक्रामक रोग में हमने पढ़ा, वायरस से होता है वो
तो फिर एड्स को सिंड्रोम क्यों कहा? थोड़ा सोचना इसके बारे में, थोड़ी देर बाद इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा, क्यों कहते हैं सिंड्रोम और क्यों रोग कहते हैं। चलो यहां पर बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। सर्वप्रथम लैंगडम डाउन इसके बारे में बताया। भाई जिन्होंने साइंटिस्ट ने बताया उन्हीं के नाम पर रख दिया डाउन सिंड्रोम। सर्वप्रथम लैंगडम डाउन ने बताया। अब देखो इसमें मरीज में क्या होता है ये बता देता हूं। मंगोल प्रजाति के जो लोग होते हैं, मंगोलिया देश, भाई इंडिया का मैप देखें, इधर ये इंडिया, यहां पर ये चाइना, और चाइना के यहां पर ये जो ऊपर देश है ये है मंगोलिया। मंगोल प्रजाति का एक बहुत खतरनाक दुर्दांत आक्रमणकारी था चंगेज खां, मंगोल प्रजाति का था। ये मंगोल प्रजाति के जो लोग होते हैं, हाइट कम, चेहरा गोल, आंखें फैली हुई रहती। फैलने का मतलब क्या है? देखो आंखों की जो लेंथ है ना, इस कोने से लेकर इस कोने से ये लंबी होती है, जबकि पलकें भारी होने के कारण, भाई चाइनीज लोगों की आंखें पूरी नहीं खुलती ना, क्योंकि पलकें भारी होती है, तो ऐसी आंखें होती है, हाइट कम होती है, और सेम डाउन सिंड्रोम का मरीज भी ऐसा ही दिखता है। और भी उसके लक्षण बताता हूं, बाकी बाहरी शारीरिक लक्षण देखो कि ये डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति मंगोल प्रजाति के लोगों से समानता दर्शाता है, इसीलिए हम इसको मंगोलिज्म या मंगोल मूर्खता कहते हैं। क्योंकि डाउन सिंड्रोम होने वाले बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, इसलिए क्या कह दिया? मंगोल मूर्खता या मंगोलिज्म कह देते हैं। यानी जो व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति मंगोल प्रजाति, मंगोल रेस जो है, ठीक है, वो मंगोलिया देश है ऊपर, रोगी व्यक्ति मंगोल प्रजाति के मनुष्यों जैसा दिखाई देता है, मनुष्यों जैसा दिखाई देता है। तथा रोगी का मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। अतः इस रोग को ऐसे कह सकते हैं, अतः इस रोग को मंगोल मूर्खता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। मंगोल इडियोसी या मंगोलिज्म भी कहते हैं। अन्य लक्षण और बता देता हूं भाई, और भी अदर कौन कौन से फीचर्स दिखते हैं ऐसे रोगी में, अन्य लक्षण बता दूं। पहले आपको समझा देता हूं फिर लिखवा देता हूं। देखो
अन्य लक्षण में हमारा हाथ का पंजा ऐसा है, ऐसे व्यक्तियों का जो हाथ का पंजा इस तरह से फैला हुआ, जैसे बतख का पंजा फैला हुआ रहता है ना, वैसे ये उंगलियों में काफ़ी गैप पाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में भी इतना ये गैप पाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मानसिक विकास तो हुआ नहीं, ये अपन ने लिख भी दिया। फिर आ जाते चेहरे पर। चेहरे से सबसे ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति को देखकर आप पहचान सकते हो कि इसको मंगोलिज्म है या नहीं है। कैसे देखना? आंखें मैंने कहा ना, बिल्कुल चाइनीज़ जैसे व्यक्ति होते हैं, भाई चाइनीज़ प्रजाति के लोगों जैसी आंखें, लेकिन फिर भी इसकी आंखें खुलेगी जरूर। और आंखों के अगर बात करें, जो अंदर वाले, ये पुतली की बात करता हूं, पुतली की, ये पुतली स्थिर नहीं रहती भाई। वो जो रोगी होगा ना, वो एक जगह कंसंट्रेट करके नहीं देख सकता, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, कंसंट्रेट नहीं कर सकता। फिर और बात करूं कि मुंह के अंदर चलते हैं अपन, जीभ से ऊपर की ओर टच करते हो कठोर तालु दिखता है आपको। वो कठोर तालु बिल्कुल एकदम राउंड कर्व लिया हुआ पूरा एक जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में ये जो पैलेट या जिसे कठोर तालु कहते हैं, बीच में दरार होती है, बीच में दरार होती है। और यहां पर व्यक्ति का जो चेहरा काफी गोल दिखाई देता है, हाइट कम है, ये भी अपन ने लिखा ही है, मंगोल प्रजाति जैसा दिखाई देता है। मानसिक विकास नहीं होता। और ऐसे बच्चे, भाई मंगोलिज्म वाले बच्चे काफी लंबे समय तक सरवाइव कर जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं। यानी ऐसे नहीं कि ये पैदा होते ही मर जाएंगे, ये बाद के जीवन में भी जिंदा रह सकते हैं। और धीरे धीरे इनका देखो हम दूसरे इलाज तो कर सकते हैं, जैसे तालु कटा हुआ, ये ऊपर वाला होठ भी कटा हुआ, तो इसको तो ऑपरेशन करके सही कर सकते हैं। मानसिक विकास नहीं हुआ, उसका हम ऑपरेशन करके भी सही नहीं कर सकते। होठ कटा हुआ सही कर दिया, कटा हुआ तालु सही कर दिया, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ बेचारे का। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को, भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, सारे आनुवांशिक रोगों के लिए एक ही लाइन बता देता हूं, कोई भी आनुवांशिक रोग का इलाज संभव नहीं है। कुछ ऐसे रोग हैं जिनका इलाज हमने किया है जीन थेरेपी से। कोई भी दवाई की बात करूंगा ही नहीं यहां पर मैं, दवाई की तो बात ही नहीं करनी। दवाइयां हमारे गुणसूत्र थोड़ी बदल देंगी। दिक्कत तो कहा हुई, गुणसूत्र में दिक्कत हो गई, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा को हटा थोड़ी सकती है वो दवाई, इसलिए इनका कोई इलाज नहीं है। हाँ, जीन थेरेपी फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, आज से 40-50 साल बाद जीन थेरेपी बहुत कॉमन हो जाएगी, तब आनुवांशिक रोगों का भी इलाज होने लगेगा। वर्णांधता का भी कोई इलाज नहीं है। कैसा भी चश्मा पहन लो, उत्तल लेंस वाला, बेलनाकार लेंस वाला, टॉरिक लेंस, कुछ भी पहन लो, वर्णांधता ठीक नहीं होती है। खैर, तो बात करते हैं अन्य लक्षण। कटा हुआ होठ। कटा हुआ होठ होने का मतलब क्या? बीच में ऐसे दरार सी रहती है, ठीक है। कटा हुआ होठ, कॉमा, कठोर तालु भी, कठोर तालु, पैलेट कहते हैं उसको, हार्ड पैलेट, कठोर तालु भी बीच में से कठोर तालु के बीच में भी दरार उपस्थित, दरार पाई जाती है। चेहरा गोल, आंखें विकृत, जीभ बाहर लटकी हुई रहती है ज्यादातर पेशेंट में, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे ये वाले जो जीभ बाहर वगैरह लटकना, ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। जीभ बाहर लटकी रहती है, चेहरा गोल,
एवं मानसिक विकास नहीं होता है। ठीक है, बाकी उंगलियों के मध्य गैप भी अधिक होता है, ये ध्यान रख लेना। चलो, तो हमने डाउन सिंड्रोम की बात की, सभी के लिए लास्ट में एक साथ ही लिखवा दूंगा, आनुवांशिक रोगों का इलाज नहीं है। कुछ हम इसमें रिलीव कर सकते हैं, मैंने कहा ना, ऑपरेशन करके आप कटे हुए होठ, कटे हुए तालू को तो सही कर सकते हो, लेकिन इनको सही नहीं कर सकते, मानसिक विकास सही नहीं हो सकता। तो हमने क्या बात की, कई गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन और उसमें डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। अब एडवर्ड और पटायु को एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, देखना। एडवर्ड और पटायु सिंड्रोम में दोनों में लक्षण समान हैं। दोनों के ही बच्चे जो होते हैं, एडवर्ड और पटायु वाले, दोनों ही बच्चे गर्भावस्था में या फिर पैदा होने के बाद मर जाते हैं। लक्षण बता दूं, एडवर्ड और पटायु कौन कौन से गुणसूत्र है वो भी लिखवा दूंगा। ये हमारा जो चेहरे वाला भाग है ना, आंख, नाक और ये मुंह, पूरा पूरा अगर मैं गायब कर दूं, आप सोचें, अगर ऐसे सोच के देखें कैसा दिखेगा बच्चा। पूरा ये नाक, पूरा ये होठ गायब कर दिया तो यहां पर अंदर बिल्कुल यहां खड्डा दिखेगा सीधा। आंख हो सकता है 2 की बजाय 1 ही आंख रह गई, कई बार ऐसा हो जाता है। ये क्या हुआ, जो 13वें या 18वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाने से हुआ। बट कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे, मैंने कहा ना, बात कोई नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो बच्चे या तो गर्भावस्था में ही मर जाएंगे या फिर मरे हुए पैदा होंगे या फिर पैदा होने के बाद कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसी सुविधा है कि हम गर्भ अवस्था में पता लगा लेते कि बच्चे में कोई ऐसा आनुवांशिक विकार तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड या पटायु। इसके लिए हम क्या करते हैं, गर्भावस्था के, भाई बच्चे गर्भावस्था में हैं, लगभग गर्भावस्था के 14वें से लेकर 20वें हफ्ते के बीच में विभिन्न प्रकार के स्कैन करवाए जाते हैं। कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, एंटी टेस्ट, एंटी स्कैन करवाए जाते हैं, जिसमें देखते क्या हैं, सोनोग्राफी से देख लिया, अगर बच्चे के नाक की हड्डी दिखाई दी ना, छोटी सी, इतना सा तो बच्चा है, गर्भ में भाई 14 हफ्ते का, 15 हफ्ते का बच्चा इतना सा, इस साइज का होता है, लगभग 4 इंच का। लेकिन जब हम सोनोग्राफी करते तो उसके छोटी सी नाक की हड्डी दिख गई ना, मतलब भाई ये वाला स्ट्रक्चर पूरा वेल डेवलप्ड है। जबड़े की हड्डी, निचले जबड़े की हड्डी और नाक की हड्डी देखते हैं उसमें। बाकी और भी एडवांस्ड स्कैन वगैरह भी होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, यहाँ पर पीठ के पीछे, यहाँ पर जहाँ गर्दन होती है ना, जहाँ पीठ ऊपर चालू होती है, गर्दन वाला भाग, यहाँ पर अगर कोई ऐसा जमाव वगैरह नहीं दिखता तो ओके कर देते। और अगर कोई एनोमली दिख गई, नाक की हड्डी या ये यहाँ वाली हड्डियाँ दिखी नहीं, इसका मतलब रिस्क है। फिर कंफर्म करने के लिए और टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट किए जाते हैं। क्या होता है, बच्चे का जो डीएनए, अगर अपन बच्चे के डीएनए देख लेना तो हमें पता चल जाएगा बच्चे में विकृति है या नहीं है। बच्चे के डीएनए के कुछ टुकड़े माँ के खून में पाए जाते हैं, उनको माँ के खून से लेकर या फिर एक बड़ी सी सुई लेते हैं और जहाँ बच्चा गर्भाशय में है उसके आसपास का द्रव खींचते हैं, उस द्रव में बच्चे की कई कोशिकाएं होती हैं, बच्चे को नुकसान नहीं होने देते, ध्यान से करते हैं वो। उस द्रव की कोशिकाओं का एनालिसिस करके पता लगा लेते हैं कि इसके गुणसूत्र, संख्या और उनकी संरचना सही तो है, पता कर सकते हैं। फिर उस टेस्ट में भी अगर लग गया ना कि गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया है, तो अब क्या करेंगे, अब आप गर्भपात करवा सकते हो। इसीलिए मैंने कहा है 20 हफ्ते तक। एमटीपी एक्ट जो है हमारा 1971, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक्ट 21 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत देता है।
करंट अफेयर में ध्यान रखना, इसी साल इस एमटीपी एक्ट में परिवर्तन करके अब 24 सप्ताह तक के भ्रूण को गर्भपात की इजाजत दी गई है। उसके बाद अगर गिराना हो बच्चा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। फिर मेडिकल बोर्ड बैठता है, अगर पता चलता है कि बच्चा पैदा होने से मां के जीवन को खतरा है, उस खुद बच्चे के जीवन को खतरा है, तो फिर बहुत रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा कि अबॉर्शन कर दो। लगता है बच्चा नहीं रह पाएगा या मां को भी खतरा हो सकता है, तो ऐसी परमिशन सुप्रीम कोर्ट देता है। यहां तक कि रेप केस में भी अगर 24 सप्ताह का वो जो टाइम बीत गया, उसके बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है, एबॉर्शन की इजाजत नहीं है, आप किसी की जान नहीं ले सकते। खैर, वो एमटीपी एक्ट ध्यान देना, इसी साल जब ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ उसी के आसपास की बात है। इस एमटीपी एक्ट में अमेंडमेंट किया था। कोरोना के चक्कर में कई जो दूसरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको मत भूल जाना, ये एमटीपी एक्ट में चेंज किया इसी साल, 21 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया है। लेकिन अब ये हमारे पास चलो इतना तो है कि भाई बच्चा, देखो सीधी सी बात है, ऐसा बच्चा पैदा होकर भी न तो खुद की लाइफ संभाल पाएगा बल्कि उसका और ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में 20 हफ्ते तक हमें पता चल जाता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो बिना कोर्ट की परमिशन के आप इसका अबॉर्शन करवा सकते हो डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर को भी फिर पर्याप्त कारण वगैरह मेंशन करने पड़ते हैं कि इस वजह से अबॉर्शन किया है। तो ये हमने डाउन सिंड्रोम की बात की। एडवर्ड और पटायु की एक साथ बात कर लेता हूं। इसमें एक तरफ लिख देता हूं एडवर्ड सिंड्रोम, और एक तरफ लिख देता हूं पटायु सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो इसमें 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, अब उम्मीद करता हूं आप जान गए होंगे कि 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी का मतलब क्या है। 18वें की एक एक्स्ट्रा कॉपी है, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। और पटायु की बात करूं 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। ट्राइसोमी अच्छा, एक बात यहां पर मेंशन कर देते हैं, और दोनों में ही जो कॉमन है वो लिख रहा हूं, ठीक है, कि दोनों सिंड्रोम में बच्चे के चेहरे का विकास नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे या तो गर्भावस्था में मर जाते हैं या तो गर्भावस्था में मर जाते हैं अथवा जन्म लेने के कुछ समय बाद
जन्म लेने के कुछ समय बाद मर जाते हैं। तो दो और रोग देखे हमने जिनमें क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो पहले प्रकार के जो हमने जो रोग देखे हैं जिसमें कई गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, ए डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटायो सिंड्रोम, क्या क्या है इनकी बात की। अब मैं बी लिख रहा हूं, ध्यान देना, बी में मैं लिखूंगा लिंग गुणसूत्र, यानी जो एक्स वाई है उनकी संख्या में चेंज होगा। तो अगला मैं लिख रहा हूं बी लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन। तो अगला बी हो जाएगा आपके बी लिखेंगे लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। भाई संख्या में परिवर्तन हमने पहला देखा, उसमें ए देखा कायिक गुणसूत्र यानी सोमेटिक या अलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। अब बात कर रहे हैं लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, और इसमें पहला देखते हैं कौन सा रोग, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अच्छा चलो सिंड्रोम आ ही गया, तो अब बता देता हूं आपको सिंड्रोम और रोग में अंतर क्या। देखो, रोग हो गया जैसे हेपेटाइटिस हो गया, रोग जैसे कोई भी वायरल डिजीज हो गई, कोरोना हो गया, कुछ भी, इन्हें रोग क्यों कहा। देखो, रोग में हमारी बॉडी का कोई एक सिस्टम वो प्रभावित होता है, कोई भी एक सिस्टम। जैसे सिस्टम कौन कौन सा हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोरोना में, सांस लेने में दिक्कत आती है, श्वसन तंत्र प्रभावित। हार्ट अटैक की बात करूं तो केवल वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रभावित हुआ है। अगर मैं बात करूं अस्थमा की, उसमें भी श्वसन तंत्र प्रभावित हुआ है। किडनी में स्टोन बन गया, उत्सर्जन तंत्र प्रभावित हुआ है। खाना पच नहीं रहा या कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र में दिक्कत हुई। लेकिन रोग के विपरीत सिंड्रोम की बात करता हूं तो सिंड्रोम पूरे शरीर को प्रभावित करता है, दो या दो से अधिक अंग तंत्रों को प्रभावित करता है। अभी पीछे डाउन सिंड्रोम देखा था, उंगलियां प्रभावित थी, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र प्रभावित था, चेहरे की अस्थियों का विकास नहीं हुआ था, यानी कंकाल तंत्र भी प्रभावित हुआ है। इतने ज्यादा तंत्र प्रभावित होते, लगभग पूरे शरीर में लक्षण दिखाई देते, तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। अब एड्स की बात करें, एड्स को सिंड्रोम क्यों कहा, तो देखो एड्स में क्या हुआ, आपके पूरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई थी। एड्स में पूरे शरीर को इन्फेक्ट किया उसने, फेफड़ों पर असर पड़ा, किडनी पर असर पड़ा, लीवर पर असर पड़ा, इतने ज्यादा अंग तंत्र प्रभावित होते हैं एड्स में, सिंड्रोम कहलाता है। तो अंतर ध्यान रखना, बेसिक अंतर सिंड्रोम और रोग में क्या अंतर है। देखो, सिंड्रोम में दो या दो से अधिक अंग तंत्र प्रभावित हुए, जबकि रोग में केवल एक अंग तंत्र ही प्रभावित होता है, या एक से अधिक दो हो सकते हैं, बस पूरा शरीर प्रभावित नहीं होता है। चलें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है देखते हैं। पहले इसकी कंडीशन लिख दूं, क्या होगा इसके ब्रैकेट में, कैसे होंगे इसमें गुणसूत्र। देखो 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी ये नर होना चाहिए था एक्स वाई, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, कौन, एक्स। तो एक्स की क्या हो गई, ट्राइसोमी हो गई। अब लिख सकता हूं, देखो एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी, किसमें, नर में। अब जब एक्स गुणसूत्र आता है तो मादाओं के लक्षण बढ़ते हैं। अब यहां पर एक एक्स और एक वाई होता तो ठीक है, नर था,
लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, नर में मादा के लक्षण आ जाएंगे। न तो पूरा नर है न पूरी मादा है, कहने को नर है लेकिन नर के लक्षणों का ही विकास नहीं हुआ। तो इसमें एक बात लिख देता हूं मैं समझाने के लिए। अब देखो, एक्स गुणसूत्र, नर में एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी, सीधा लिखता हूं, नर में एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी, एक बढ़ गया ना, तो क्या कह दिया, ट्राइसोमी। ये सारी जो ब्रैकेट में चीजें लिखता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी सीधा अपन ने ये लिखा 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, 13वें की ट्राइसोमी। यहां क्या लिख दिया, एक्स की ट्राइसोमी, किसमें, नर में। तो यहां पर लक्षण कभी पूछते नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम लिख लेते हैं कि ऐसे नर में लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता है। लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण बोले तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नर की बात करें 12 से 14 वर्ष की उम्र में लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, यानी आवाज़ भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का विकास होना, बालों का सघन आवरण पूरे शरीर पर पाया जाता है, युग्मकों का परिपक्वन होने लगता है, शुक्राणु निर्माण बढ़ने लग जाता है। ये सारे काम इसमें नहीं होंगे, यानी कहने को नर है लेकिन नर के लक्षण नहीं है इसमें। लिख सकते हैं ऐसे नर में लैंगिक लक्षण विकसित नहीं होते, लैंगिक लक्षण सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विकसित नहीं होते, बल्कि मादाओं के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मादाओं के लक्षण दिखाई देते हैं। मादाओं के लक्षण, आवाज पतली हो गई, चेहरे पर भी दाढ़ी मूंछों का विकास नहीं हुआ, शरीर जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल, जैसे मादाओं का फ्लेक्सिबल होता है बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल यानी लचकदार शरीर होता है। और ऐसे नर में स्तन ग्रंथियों का विकास हो गया। भाई मेमरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियों की बात करें, मादाओं का लैंगिक लक्षण है ये, लेकिन यहाँ पर इस नर में यहाँ पर क्या हुआ, स्तन ग्रंथियों का विकास हो गया। मैंने कहा ना, न तो नर रहा न मादा रही, क्या हो गया, ट्रांसजेंडर हो जाता है, नपुंसक होते हैं ऐसे व्यक्ति। लिख देते हैं लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि मादाओं के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति नपुंसक, जनन करने में सक्षम नहीं होते, नपुंसक। नपुंसक बोले तो स्टेराइल, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, जन्मजात जो इस तरह से नपुंसक होते हैं, ट्रांसजेंडर्स ये ऐसे होते हैं। कई जने पैदा तो सही हुए थे, XY का भी कोई लोचा नहीं था, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार हो जाता है, कॉमन सी बात है। तो पहला अपन ने देखा लिंग गुणसूत्रों, पहला देखा था कई गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब मैं पढ़ा रहा हूं लिंग गुणसूत्रों में, उसमें भी पहले अपन ने नर में बात की क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नाम ध्यान रखना, इस नाम पर क्वेश्चन आता है, पूछ लेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या अरेंजमेंट होगा। ये 44 प्लस एक्स XY, एक्स्ट्रा कौन आया, ये X एक्स्ट्रा आ गया, तो लिख भी दिया X गुणसूत्र की ट्राइसोमी। लक्षण पूछते नहीं है वैसे, ठीक है, और फिर भी नॉलेज के लिए ध्यान रखें इनको। तो ये आगे बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बाद नर में X तो बढ़ा दिया, अब नर में Y भी बढ़ा दो। नर में Y जब बढ़ता है तो ध्यान देना, Y क्रोमोसोम्स XY 44 प्लस क्या होना चाहिए था, XY, ये होना चाहिए था अरेंजमेंट नर में, लेकिन क्या हुआ, ये Y एक्स्ट्रा आ गया। हो सकता है एक एक्स्ट्रा हो सकता है दो भी एक्स्ट्रा हो, नॉर्मली क्या होता है एक ही एक्स्ट्रा होता है।
तो क्या बोल देंगे इसको, अब देखो y क्या है एक्स्ट्रा, कितना, एक, y गुणसूत्र की ट्राइसोमी, जैकब सिंड्रोम कहते हैं इसको। जब जब y गुणसूत्रों की अधिकता बढ़ती है, एग्रेसिवनेस बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं और क्रूअल यानी क्रूर प्रकृति के होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कुछ फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या होता है, कई ऐसे व्यक्ति देखते हैं अपराधी कि बार बार अपराध करते हैं और अपराध करने का तरीका भी बड़ा क्या होता है, क्रूर, जघन्य तरीका होता है, बहुत क्रूअल तरीके से मारते हैं किसी को। भाई एक तो हुआ किसी पर गुस्साया, मार दिया, उसको बंदूक से मार दिया, तलवार से मार दिया, लेकिन मारने के बाद उसकी बॉडी के छोटे 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 पीसेस करती है और बार बार ऐसे रिपीटेड क्राइम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का एनालिसिस किया गया कि एक व्यक्ति ऐसा काम क्यों कर रहा है। तब एनालिसिस करने पर देखा गया अधिकांश ऐसे जो अपराधी थे उनमें वाई गुणसूत्र एक्स्ट्रा था। ये वाई गुणसूत्र एग्रेसिवनेस बढ़ाता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं। मैंने कहा ना, मारते तो मारते हैं लेकिन बड़े जघन्य तरीके से मारते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया, इसलिए ये वाई गुणसूत्र भाई रिलेटेड ही है। भाई उस व्यक्ति की गलती नहीं थी, उसमें तो वाई एक्स्ट्रा आ गया और ये वाई करवा रहा है ये काम सारे। तो देखते हैं अगला रोग, देखते हैं अपन। क्लाइनफेल्टर देखा, क्लाइनफेल्टर के बाद अगला रोग नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैकब सिंड्रोम। जैकब्स सिंड्रोम। अब देखो ये सारे डाउन सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, पूरी बॉडी प्रभावित हो रही है, पूरे शरीर के अंग तंत्र प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहा है, सिंड्रोम कहा है। अब हमने देखा था ब्रैकेट में क्या लिख लेते हैं अपन कि इनके गुणसूत्रों का अरेंजमेंट कैसा होगा। देखें 44 प्लस एक्स वाई, ये तो नॉर्मल होना चाहिए था लेकिन ये वाई एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा कौन आ गया, वाई। लिख दूं ब्रैकेट में वाई गुणसूत्र की ट्राइसोमी। वाई गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई। बस काम की चीज यही थी, ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट है, इन दो लाइनों का ध्यान रखें। बाकी मैं आपको लक्षण लिखवा रहा हूं। ऐसे नर में, अच्छा वाई ज्यादा आ गया तो नर के लक्षण भी ज्यादा विकसित हो जाएंगे। शरीर पर बालों का बहुत घना आवरण पाया जाएगा। शारीरिक बिल्टअप जो होगा यानी शरीर की लंबाई चौड़ाई कद काठी बहुत ज्यादा विकसित होगी। मस्कुलर डेवलपमेंट होता है भाई, नर और मादा में बात करें, मांसपेशियों में, शारीरिक संगठन में भी बॉडी का जो क्या कह सकते हैं, बॉडी का कॉम्पोजिशन जो है उसमें भी अंतर होता है। मादाओं की मांसपेशियां लचीली और कम मजबूत होती है, जबकि मनुष्य में नर की मांसपेशियां मजबूत होती है, कठोर होती है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। और ये वाई गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया तो नर के लैंगिक लक्षणों का विकास ज्यादा हो जाएगा। लिख देता हूं, ऐसे नर में लैंगिक लक्षणों का विकास अधिक हो जाएगा। लैंगिक लक्षणों का विकास अधिक। ये नर आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, आपराधिक, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के तथा इनकी जनन क्षमता, भाई अपन ने पीछे देखा था क्लाइनफेल्टर में जनन क्षमता खत्म हो गई थी, जनन क्षमता इनकी सामान्य रहेगी, यानी ये जनन करने में सक्षम है। लिख सकते हैं तथा सामान्य रूप से जनन कर सकते हैं।
कर सकते हैं। जैकब सिंड्रोम के बाद भाई पुरुषों की तो बात कर ली, अब महिलाओं में भी एबनॉर्मलिटी देख लेते हैं। महिलाओं में ये जो XX गुणसूत्र हैं इनकी भी थोड़ा सा चेंज कर देते, कमी अधिकता कर देते हैं। तो अगला मैं रोग पढ़ा रहा हूं जिसमें लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन तो होगा लेकिन अब मादाएं प्रभावित होगी। जैसे कल भी अपन ने बात की थी टर्नर सिंड्रोम, आज भी इसकी बात की है। टर्नर सिंड्रोम ब्रैकेट में लिख देता हूं, जो गुणसूत्रों का अरेंजमेंट होगा 44 + X0। ये X0 या O का मतलब क्या है बता दो। एक गुणसूत्र गायब, ऐसे नहीं कि वो गुणसूत्र आ गया, वो गुणसूत्र नहीं होता कोई। 0 का मतलब क्या है, एक गुणसूत्र एब्सेंट है। तो यहां पर देखो X गुणसूत्र की कमी हो गई, कमी को कहते हैं, एक की कमी हुई है क्या कह देंगे, मोनोसोमी। कौन से की कमी हुई है, X की, क्या कह दूंगा, X गुणसूत्र की मोनोसोमी। लिख सकता हूं मादा में X गुणसूत्र की मोनोसोमी। लिख देता हूं, लक्षण भी लिख दूं कि ऐसी मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होगा भाई। ठीक है, लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं। विकास नहीं होता और ये कैसी होती है, बंध्य होती हैं, वही जनन क्षमता नहीं होती इनमें, ये बंध्य स्टेराइल होती हैं। अंडाणु वगैरह का निर्माण ही नहीं होता, युग्मक निर्माण ही नहीं होता, युग्मक निर्माण नहीं, जनन क्षमता भी नहीं। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम की हमने बात की, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, जैकब्स के बाद टर्नर देखा और टर्नर के बाद सुपर फीमेल या मेटा फीमेल देखते हैं क्या है भाई। सुपर लगाते ही उस वस्तु या व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है। मैन, सुपरमैन, सुपरमैन में बहुत सारी पावर है जो एक मनुष्य में या सामान्य नर में पावर होती है, उससे बहुत ज्यादा शक्ति होती है उसमें। खैर यहां पर क्या बात की, सुपर फीमेल, यानी फीमेल तो है लेकिन फीमेल के लक्षणों का विकास बहुत ज्यादा हो गया। और ये क्यों हुआ, एक्स गुणसूत्रों की अधिकता से हुआ है। एक्स क्रोमोसोम्स जब ज्यादा होते हैं तब ऐसी मादाएं जन्म लेती है, सुपर फीमेल, मेटा फीमेल। इसमें बात करें भाई, वाई गुणसूत्र बढ़ गए, नर के लक्षण ज्यादा, एक्स गुणसूत्र बढ़ गए, मादा के लक्षण ज्यादा। तो लिख दूं यहां पर, अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा देखें, 44 + XX, ये तो नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ये देखो 1x या हो सकता है 2x भी एक्स्ट्रा हो जाए, हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं x गुणसूत्र की मादा में x गुणसूत्र की ट्राइसोमी या टेट्रासोमी, या टेट्रासोमी।
चलो इसमें बात कर लेते हैं। देखो सेम जैसे नर में देखा हमने एक्स्ट्रा वाई आ गया, मादा में एक्स्ट्रा एक्स आ गया। तो एक्स्ट्रा एक्स आते ही ऐसी मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास अधिक। लैंगिक लक्षणों का विकास अधिक। अधिक। लेकिन इनकी जनन क्षमता ये भी सामान्य रूप से जनन कर सकती है। ठीक है, कमी होती है ना तब जनन क्षमता प्रभावित होती है, अधिकता से कुछ नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। अधिक कॉमा सामान्य रूप से जनन करने में सक्षम। तो देखो अभी मैंने एक्स वाई की बात की है तो हमेशा जनन की ही जनन पर ही फोकस रहा मेरा, और किसी अंग की बात नहीं की। और किसी अंग की बात करनी थी तो मेरे पास कायिक गुणसूत्र थे ना, उनकी अपन ने बात कर ली ना, डाउन में, पटायु में, एडवर्ड में। ये चूंकि लैंगिक गुणसूत्र हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो सेक्स से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स यहां देखेंगे हम। क्या देखा हमने? सामान्य रूप से जनन करने में सक्षम नहीं, या सॉरी ये तो कर लेगा, सामान्य रूप से जनन करने में सक्षम। फिर बता दूं, इतना कुछ पढ़ने में याद हमें ये वाली जो पहली लाइन है ना, सुपर फीमेल मेटा फीमेल, क्या गुणसूत्रों का अरेंजमेंट है और इसको अपन कहेंगे क्या अपनी लैंग्वेज में, या ऐसे कहें कि इस रोग की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी टेट्रासोमी बोलना है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, जैकब्स में क्या है, क्लाइनफेल्टर में क्या है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो पहला भाग जो था, जो कल भी अपन ने पढ़ा था, क्या हो सकता है कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, ये अपन ने पहला देखा है। अब मैं बात करूंगा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहेगी, लेकिन उन गुणसूत्रों की ऊपर जो पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर कल मैंने बताया था कि किस तरह से जीन रेखीय क्रम में, लीनियर सीक्वेंस में पाए जाते हैं। जब इन जीन्स की अंदर दोष आ गया तो मैं क्या कहूंगा? पूरा गुणसूत्र ही दोषपूर्ण है। तो अब मैं गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन बता रहा हूं। इस संरचना में परिवर्तन के लिए पहला ये देखा अपन ने, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब आगे बात करते हैं गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। पहला गुणसूत्रों की संख्या, अब दूसरा है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। अब संरचना में परिवर्तन भी वही दोनों देखेंगे कि लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हुआ है या कायिक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हुआ है। तो पहले मैं बात करता हूं ए, लिंग गुणसूत्रों, सेक्स क्रोमोसोम्स की संरचना में परिवर्तन। तो अब देखो एक चीज, दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। अब मोनोसोमी नलीसोमी नहीं आएगा, ट्राइसोमी टेट्रासोमी नहीं आएगा, क्योंकि संख्या तो बदल नहीं रही। बदल क्या रहा है? गुणसूत्रों की ऊपर जो जीन है उनमें विकृति आ रही है। संख्या 46 की 46 है, ना 47 हुई ना 45 हुई, संख्या उतनी की उतनी, लेकिन परिवर्तन किसमें हुआ? गुणसूत्र में। कैसे कैसे परिवर्तन है ये देखते हैं हम। गुणसूत्रों में अगर मैंने परिवर्तन देखा तो मैंने एक बड़ा रोग देखा, हीमोफीलिया।
या चलो पहले वर्णांधता की बात कर लेता हूं। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे व्यक्ति में क्या होगा, देखो नर भी है, 44 प्लस XY ही है, और अगर मादा है ये भी क्या है 44 प्लस XX है। गुणसूत्रों की संख्या में कहीं चेंज नहीं हुआ, लेकिन बात क्या कि लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हो गए। अब यहां देखो कुछ चीजें बता रहा हूं ताकि इनको समझने में आसानी रहे। यहां पर ये क्या होता है, ये जो वर्णांधता है इसमें लिखता हूं X गुणसूत्र पर, भाई अपन ने लिखा है ना लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, X गुणसूत्र पर विकृत जीन के कारण ये रोग होता है। अब समझना, देखो थोड़ा सा 2 लाइन अगर यहां पर समझ ली, आप इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। जब मैं कहता हूं ना कि X गुणसूत्र में क्या है विकृत जीन, ये मैंने X के ऊपर डॉट लगा दिया, यानी ये X खराब हो गया। अगर मैं मादा की बात करूं तो यहां पर देखो 2X है, मुझे 2X खराब कर दिए, तो ये मादा में क्या होगा, वर्णांधता का रोग होगा। फिर सुनना, कई जगह ये बहुत गलत तरीके से कई जने बताते हैं कि मादा में वर्णांधता होता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं होता, मादा में भी तो X है, मादा में भी तो X खराब हो सकता है। पुत्रियां भी या महिलाएं भी वर्णांध हो सकती हैं। बस ये बात है कि दोनों X खराब होने चाहिए उनके, तब ऐसी मादा क्या होगी, वर्णांध या कलर ब्लाइंड होगी। पुरुषों में विचारों में एक ही X था और वो भी X खराब हो गया तो लंका लगनी तय है। मादाओं में बचने के ऑप्शन थे, यानी अगर मैं बात करूं यहां पर देखो, सुनना, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत आगे तक काम आएगी ये चीज। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए ये 2 लाइनें यहां पर समझ लेना। देखो नर की बात करूं तो नर में क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। नर में बात करें तो जैसे 44 प्लस XY, ये तो क्या हो गया, सामान्य नर, ये तो क्या है, सामान्य नर। और अगर यही नर में अगर ये 44 प्लस XY और इस X के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, ये काला डॉट। भाई दिखाने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आपके X गुणसूत्र पर एक काला डॉट चिपका हुआ है। इस X पर डॉट ये अपन बोर्ड पर दिखाने का तरीका होता है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा, रोगी या वर्णांध नर होता है। वर्णांध नर कलर ब्लाइंड मेल कहलाएगा। अब दूसरी तरफ में अगर बात करूं मादा की, ये मादा में क्या क्या परिस्थितियां बनती है ये देख लेते हैं एक बार, कि 44 प्लस XX, ये तो हो गई सामान्य मादा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये 44 प्लस XX और ये दोनों X पर खराबी आ गई, तो इसे मैं कह दूंगा रोगी मादा या वर्णांध मादा, रोगी या वर्णांध मादा। अब एक जो मादाओं के पास एडवांटेज है वो अब बता रहा हूं। अगर केवल एक X खराब हुआ ना,
इस तरह से, भाई 2x है, एक x खराब हो गया, चाहे इधर वाला कर दो चाहे इधर वाला कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर एक x खराब हो गया तो ऐसी मादा रोगी नहीं वाहक मादा कहलाती है। इस पे स्टार लगा देता हूं। ये वाहक मादा कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक एक्स खराब भी है ना तो ऐसी मादा वर्णांध नहीं होगी, नॉर्मल देखेगी वो। भाई वर्णांधता में क्या होता है, कलर पहचान नहीं पाता है रोगी, रंगों की पहचान नहीं कर पाता, और रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, और खास तौर से कौन से दो कलर, लाल और हरा। फिर कोई भी चश्मा पहना दो, उस व्यक्ति को लाल और हरे रंग में विभेदन करना नहीं आएगा, वर्णांधता कहलाता है। इलाज नहीं है इसका, कैसा भी चश्मा पहन लो, लेसिक सर्जरी करवा लो, कुछ भी, इसका इलाज नहीं है। तो हमने क्या देखा, देखो नर में बेचारे में एक ही एक्स था, बेचारा नर एक ही एक्स वाला, और वो भी एक्स अगर खराब हो गया तो तय रूप से रोगी होगा। मादा में क्या है, 2 एक्स है, दोनों एक्स जब खराब होंगे तब हम बात क्या कहेंगे कि ये मादा वर्णांध होगी। केवल एक एक्स खराब हुआ ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये मादा सामान्य ही होगी। लेकिन इसको क्यों कहा है वाहक का है, क्योंकि देखो इसका कारण क्या है, ये खुद तो रोगी नहीं होगी, लेकिन जो इसके बच्चे होंगे उनमें ये रोग दिखाई देता है, तो अगली पीढ़ी तक रोग ले जाने में ये मादा कार्य कर रही है। इसलिए इस मादा को क्या कहा, वाहक मादा। दैट्स इट, समझने की चीज इतनी ही थी। अब हम आगे इसकी कैसे वंशागति होती है इसको समझ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ध्यान देना, जब मैं वाहक बोलूं ऐसे लिखना, जब मैं रोगी मादा बोलूं तब दोनों एक्स खराब करना। नर कभी वाहक नहीं होता है, नर या तो सामान्य या रोगी होगा, यानी नर के पास बचने के चांस कम है, मादाओं के पास बचने के चांस है, मादाएं बच सकती है, वाहक हो गई, लेकिन उनकी संतानों में ये रोग होगा अनफॉर्चुनेटली। खैर, ये हमने नर और मादा में देखा कि किस तरह से वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें अगर बात करें कि एक्स गुणसूत्र पर विकृत जीन होने के कारण ये रोग होता है, और इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं कि रोगी व्यक्ति रंगों में पहचान नहीं कर सकता। रोगी व्यक्ति विशेष रूप से स्पेशली लाल हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता। कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ये साइड में लिखा है, थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। रंगों में विभेदन नहीं कर पाएगा, इलाज भी नहीं है ही नहीं इलाज इसका, है नहीं अगर वर्णांधता है तो। लेकिन एक और बात, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल हमारे जैसे ही दिखते हैं, ऐसे नहीं कि उनकी आंखें कुछ खराब दिखाई देगी, नॉर्मल दिखते हैं वो, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन वो खुद व्यक्ति जानता है कि मुझे कलर को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ये वो खुद जानता है। बाकी इस रोग का कई ऐसी जॉब्स हैं, देखो कई ऐसी जॉब्स हैं, जैसे मिलिट्री में, या जैसे हम बात करें लोको पायलट जो होते हैं, मेट्रो के जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, भाई वहाँ तो खेल ही लाल और हरे का है। ऐसे व्यक्ति जो नॉर्मली जैसे कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको वैसे आइडियली उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनना चाहिए, लेकिन बना देते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से सिस्टम ऐसा बना देते हैं। बट फिर भी ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? सिग्नल पर सभी रुके हुए हैं, आप भी रुक जाओ, सिग्नल पर सभी चल रहे हैं, आप भी चल लो, क्योंकि वो देखो लाल और हरी लाइट को यानी सिग्नल लाइट को तो वो पहचान ही नहीं पाएगा। तो दैनिक जीवन में ऐसे तो खुद ड्राइव कर रहे हो तब तक तो ठीक था, लेकिन मेट्रो ट्रेन का ड्राइवर ऐसे थोड़ी देख कर रुकेगा कि सामने वाली मेट्रो रुक गई मैं भी रुक जाऊं, सामने वाली आ रही है मैं भी चलूं। तो ऐसी कुछ जॉब्स होती है जहां पर कलर ब्लाइंड लोगों को जॉब नहीं दी जाती।
होता है अनफॉर्चुनेटली, क्या करें, नहीं कर सकते, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तो ऐसे वर्णांधता का मैंने बताया भी इलाज भी नहीं है, इसलिए आपको जॉब से वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। बाकी इसकी वंशागति कैसे होती है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक्स गुणसूत्र पर विकृति आई है, हीमोफीलिया भी एक्स गुणसूत्र पर ही विकृति से होगा। हीमोफीलिया में भी नर या तो सामान्य या रोगी होगा, जबकि मादा वाहक भी हो सकती है। सेम टू सेम हीमोफीलिया में ये चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको। वंशागति देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।